गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे और ये चैप्टर है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए होगा और इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 लेके आए हैं। इससे पहले YouTube चैनल द पाठशाला किशनपुर YouTube चैनल का नाम है। इस चैनल पर आप सर्च करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना बेसिक कंसेप्ट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। उसको अगर देख लिए हैं तो ये ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल आपको आसान लगेगा। अगर नहीं देखे हैं तो देख लें। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम शुरुआत करेंगे जो कि पार्ट 1 होगा, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह आने वाला बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर जो भी ईयर आएगा, जो भी साल आएगा उसके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, कम ही सही लेकिन रेगुलर बताया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण का व्यापक, पहले सबसे पहले द्विघात समीकरण पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसके चर का घात 2, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होगा, उसमें द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ से दिया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप निम्नलिखित में से कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास लॉजिक अगर अच्छा मिल जाता है तो इस पर आधारित बहुत सारा सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। तो द्विघात समीकरण तभी हो सकता है जब उसके चर का घात 2, इसका व्यापक रूप पूछा जा रहा है। तो व्यापक रूप के लिए क्या होगा, ए बी सी एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। पहली बात तो ए बी सी एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अगर इससे अगर चेक किया जाए तो इस ऑप्शन में ए बी है, ए नहीं, बी है, ए भी नहीं है और सी भी नहीं। इस ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन को देखिए, ए है, बी है, सी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन को चेक करते हैं तो ए भी है, बी है, सी भी है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। ये इसका व्यापक रूप है, ये इसका मानक रूप है। ये आपको याद रखना होगा। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, ए को 0 नहीं होना होता, माने ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना है। तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप चेक करने के लिए क्या करना है, ए बी सी वास्तविक संख्या है कि नहीं। इसमें देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ए बी सी, इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है। 0 हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है, जब इसको हटा दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तक रहने दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर 0 हटाते हैं तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बन जाता है। अगर 0 लगाते हैं तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। और ये जितने सारे क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं ये केवल फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखते हैं तो और ज्यादा आने वाला पार्ट 2 भी 3 भी आएगा तो उसको आपको समझने में सहूलियत होगी। इसीलिए हम चाहेंगे कि इस वीडियो को गौर से देखें।
क्वेश्चन नंबर आप दूसरा, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। जान लिए कि मूलों की संख्या क्या होगी, मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या है ना, इसका 2 होता है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या, शून्य क्या होता है, हल, द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, है ना, जो कि अल्फा और बीटा के नाम से भी आप लिख जाने जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। ये भी स्पष्ट हो गया। फिर देखिए तीसरा नंबर के क्वेश्चन को देखिए, सब है, सब फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन सब है। इसमें दिया है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग, मूलों का योगफल पूछा जा रहा है। मूलों का योगफल यानी अगर हम मूल अगर मान लेते हैं अल्फा और बीटा, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा, माइनस बी बाई ए। मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, दोनों बात बराबर है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग क्या हो जाएगा, क्या होगा, माइनस बी बाई ए, क्या होगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला ही है। द्विघात समीकरण के 2 मूल दिए रहेंगे अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए, याद रखना होगा। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा, चौथा में देखिए, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा इसके स्थान पर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, फॉर्मूला है, याद करना होगा। तो क्या देखिए ऑप्शन देखिए, सी बाई ए ऑप्शन सही होगा, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। फिर देखिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से x का मान, अब x का मान मतलब द्विघात समीकरण का हल पूछता है, और द्विघात समीकरण का हल जो होता है 2 होता है अल्फा और बीटा, तो ये इसका फॉर्मूला ही पूछ रहा है कि हल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो ये क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये आपका ऑप्शन सही रहा। 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर क्या होगा, विविधकर मतलब क्या होता है, विवेचक, विविधकर, तो d बराबर पूछता है, इसमें विविधकर को d से सूचित किया जाता है, और d बराबर फॉर्मूला ही होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें से चेक करिए कौन सा होगा, देखिए बी ऑप्शन है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आसान है। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, d का मान अगर 0 से बड़ा होगा, यानी क्या, 1 2 3 4 5 6 जो भी अंक आए 0 से बड़ा हो जाएगा, तो मूल क्या होगा, पूछा जा रहा है कि 0 से बड़ा होने पर मूल होंगे, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। कैसा मूल होगा, वास्तविक होगा, मूल निकलेगा 2, लेकिन दोनों मूल जो है अलग अलग होगा, भिन्न होगा, तो मूल क्या होगा, मूल होंगे वास्तविक, लिख देते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नहीं लिखा गया, लिख देते हैं वास्तविक और असमान मूल होंगे। बात समझ में आ गया, वास्तविक होगा, मूल निकलेगा, लेकिन दोनों मूल अलग अलग होगा, भिन्न होगा, तो वही लिख दिया गया। और अंतिम आपका ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि, ये बहुत मुख्य क्वेश्चन है, यदि मूल समान होने के लिए d बराबर क्या होना चाहिए, दोनों मूल अगर एक ढंग का निकले, इसके लिए d का मान 0 होना चाहिए। इस ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा समीकरण को लिया जाए कि आपका d बराबर 0 निकल जाए। तो देखिए इसको देखते, a को ही देखते हैं, इसको बराबर की इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे करेंगे, इसको बी स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 4ac, इधर कुछ नहीं रहा तो मतलब 0 रहा, यही तो होता है टी, तो यानी ये ऑप्शन ही फिल कर जाता है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस पार्ट 1 में 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अगले वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।